देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्ञान के साधन। इंडियन लॉजिक सिस्टम में सोर्सेज ऑफ नॉलेज के बारे में आज हम बात करते हैं। आज हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ज्ञान के कई साधन हैं, यानी नॉलेज कहाँ से गेन करते हैं हम। तो आप सीधा कह सकते हैं कि सर एक्सपीरियंस से करते हैं, अनुभव से करते हैं, रीजनिंग से करते हैं, इंट्यूशन से करते हैं, यानी आत्मचेतना से करते हैं। अब गौतम बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो क्या अनुभव से हुई, वो क्या चेतना, वो क्या जो है कि आपका रीजनिंग से हुई या आत्मचेतना से हुई? चेतना से हुई। सर आत्मचेतना। हाँ, ज्ञान के कई साधन हैं, जैसे रीजनिंग है, अनुभव है, इंट्यूशन है, इंफॉर्मेशन है, एनालॉजी है यानी सादृश्यता है, अवलोकन है, रूपांतरण है। ये सारे ज्ञान के साधन हैं। एक कुछ जम्हाई दे रहा है माइक खोल के, कोई ऐसा मत करिए भाई। देखिए, ज्ञान के पहले थोड़ा सा साधन लिखिए। पहला लिखिए एक्सपीरियंस, अनुभव, रीजनिंग, इंट्यूशन, इंफॉर्मेशन, सूचना जिसको कहते हैं, सूचना से भी ज्ञान होता है। एनालॉजी, एनालॉजी कहते हैं सादृश्यता को, यानी सादृश्यता, ये भी एक तरह से रीजनिंग में आ जाएगा। मॉडिफिकेशन, किसी चीज को जोड़ बटोर के देखिएगा, रूपांतरित करके देखिएगा, इधर से उधर हिला डुला कर देखिएगा, इसके रूप को बदल कर देखिएगा, उससे भी कुछ ज्ञान प्राप्ति होती है। उसके बाद आपका हो जाता है ऑब्जर्वेशन। ये सब ज्ञान के साधन हैं, यानी इन सारी एक्टिविटीज से हमें नॉलेज गेन होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस जगत में, जगत ज्ञान से भरा हुआ है। ये जो जगत है ये मतलब नॉलेज का खान है, सारे ज्ञान यहीं पर है। कैसे मिलेगा ज्ञान? तो ये सब साधन है। अनुभव से एक साधन है, सोचते विचारते हैं वो एक साधन है, इंट्यूशन होना, एक्सपीरियंस से आपका साधन है, सूचनाओं से है, किसी का सदृश देख करके है कि वो ऐसा है तो वैसा वो होगा। ठीक है, तो ये सारे ज्ञान के साधन हैं। लेकिन इन सारे साधनों को दो साधनों में बांटा जा सकता है, वही हम इंडियन लॉजिक में अब पढ़ते हैं। दो साधनों में बांटा जा सकता है। इन सारे साधनों को, जो साधन अभी हमने चर्चा किया भारतीय तर्कशास्त्र में, उसको दो साधनों में बांटा जा सकता है। ज्ञान के साधन में पहला है अनुभव। अनुभव बोले तो एक्सपीरियंस, और दूसरा है मेमोरी। मेमोरी से हम सूचनाएं वगैरह कलेक्ट करते हैं, यानी कि एक अनुभव पर आधारित ज्ञान, उस ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं। प्रमा, अनुभव पर आधारित ज्ञान को प्रमा कहते हैं, और मेमोरी पर, स्मृति पर आधारित ज्ञान को हम, स्मृति का जो ज्ञान होता है उसको हम अप्रमा कहते हैं। प्रमा का मतलब यथार्थ ज्ञान, जिसका आप अवलोकन कर सकते हैं, जिसका आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं। और अप्रमा का मतलब यह अयथार्थ ज्ञान होता है। ये कहीं सुनी बातें होती है, किसी ने कह दिया, आपने अनुभव नहीं किया है, किसी ने कह दिया। बाबर था, अकबर था, महाराणा प्रताप थे, ये सब हम सुने हैं, हमने नहीं देखा है। ये सब सुने सुनाई ज्ञान है।
किसी ने लिख दिया, किसी ने कह दिया हमारे पास, तो ये हमारे लिए ये ज्ञान है, अप्रमा ज्ञान ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अप्रमा ज्ञान जो होता है वो ज्ञान होता ही नहीं, होता ही है, प्रमा ज्ञान से कमजोर ज्ञान होता है, बस इतना कहने जा रहा हूं। मैं समझा पा रहा हूं? जिन लोगों ने वीडियो ऑफ किया है उनके लिए मैं क्या कहूं? अमरजीत, सॉरी, ये विवेक, आपको होस्ट हैं, आपको मालूम है ना? यस सर, मैं बोल रहा हूँ सभी को धीरे धीरे। हाँ हाँ, उनको जो लोग वीडियो ऑफ कर रहे हैं ना, उनको ये कर दीजिएगा। देखो इतना मेहनत मतलब कर रहे हैं, आप लोग को ये नहीं लगता है कि ये सब बोलने के लिए, ये सब पढ़ाने के लिए, इसके बैकग्राउंड में भी मेहनत होती है? तो सच बता रहा हूँ कि इतना, पूछिए स्वाति से, जब मैं क्लास में जाता था इन सब चीजों को पढ़ाने के लिए तो मुझे दिक्कत भी होती थी। तो बैकग्राउंड मेहनत भी है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ये तो रहिए, वीडियो ऑफ करके एकदम मजे से आप ये कर रहे हैं जैसे कि अब नट अटल, ऐसा मत करिए। देखिए ज्ञान दोनों है, अनुभव वाला भी ज्ञान है और ये भी ज्ञान है, लेकिन अच्छा ज्ञान कौन है? तो ये अनुभव वाला ज्ञान है। इसलिए ये प्रमा ज्ञान है, यथार्थ का ज्ञान है, और ये अप्रमा ज्ञान है, यानी कि अयथार्थ का ज्ञान, बट ज्ञान है, अयथार्थ का ज्ञान। चलिए, इस प्रमा ज्ञान को इंग्लिश में प्रमाण कहते हैं, प्रमाना, ऐसा है। प्रमा ज्ञान जो है, लिख लिए थे ना? प्रमा ज्ञान जो है, जिसको आप यथार्थ ज्ञान कहे हैं, उसको प्रमाना कहेंगे। प्रमाण इंग्लिश में उसको प्रमाना। और ये जो ज्ञान है प्रमाण, प्रमाण जो है वह एक ज्ञान है जो यथार्थ पर निर्भर करता है। अब किसी चीज का प्रमाण जो है वो कैसे कैसे दिया जा सकता है, तो उसके लिए भारतीय तर्कशास्त्र में, भारतीय लॉजिक में, इंडियन लॉजिक में 6 साधन बताए गए हैं। पहला है प्रत्यक्ष। पहला क्या है? प्रत्यक्ष, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परसेप्शन। प्रत्यक्ष पहले मैं लिखवा दे रहा हूं 6, और जो है कि उसके बाद इसको डील करेंगे। दूसरा है अनुमान, जो आप अभी पढ़े, 2 तरह का होता है। एक तरह का पढ़े हैं, इमीडिएट पढ़े हैं, मीडिएट बाद में पढ़ेंगे। अनुमान को कहेंगे इन्फरेंस। तीसरा जो प्रमा का ये अंदर है, तीसरा है उपमान, जिसको कंपैरिजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंपैरिजन। चौथा है शब्द, जिसको वर्बल टेस्टिमोनी कहते हैं, वर्बल टेस्टिमोनी। पांचवा है अर्थपति, अर्थपति, जिसको इम्प्लीकेशन कहते हैं, इम्प्लीकेशन कहते हैं। और छठा है अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, सॉरी, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि कैसे लिखेंगे भाई? अनुपलब्धि इनबॉक्स में तो भेजा है। अनुपलब्ध, हाँ, अनुपलब्ध पूरा होगा, आधा पूरा रहेगा, आधा बद। एक मिनट रुक जाइए, हम थोड़ा इसको लव मात्रा भी सर छोटी है, क्यों रही?
अनुपलब्ध। तो ये इसको कहते हैं नॉन अपीयरेंस। नॉन अपीयरेंस ये सब प्रमाण के साधन है। ये जो प्रमा ज्ञान है ना, ये प्रमा ज्ञान के साधन। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा शब्द, पांचवा अर्थपति और छठा अनुपलब्धि। आइए अब एक एक करके समझते हैं उदाहरण से। इसको याद भी करना है, हालांकि अभी याद मत करिए, लास्ट में मैं एक बार आंख बंद करा के याद कराऊंगा मेडिटेशन टाइप का करके। हैं, अभी पहले समझिए, सबको समझिए, पहले एक एक करके समझते हैं। पहला ज्ञान कौन सा है? पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आप लोग सुनते हैं ना, कोई भी कह देता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मतलब प्रत्यक्ष की किसी और प्रमाण, प्रत्यक्ष जो है उसको किसी और प्रमाण की क्या जरूरत है, वो अपने आप में एक प्रमाण है। तो जो दैट हैपेंस बिफोर आई इज कॉल्ड परसेप्शन। जो आपकी आंखों के सामने घटित हुआ है उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रति अक्ष, प्रति अक्ष यानी कि प्रति का मतलब होता है निकट। प्रति का क्या मतलब हुआ? निकट। और अक्ष का क्या मतलब हुआ? प्रति का क्या मतलब हुआ? प्रति का निकट, अक्ष का इंद्रिया। अक्ष का इंद्रिया। प्रति का मतलब होता है निकट और अक्ष का मतलब होता है आपके इंद्रियां या आपकी आंख, मान लीजिए इंद्रिया, ठीक है ना, आपकी इंद्रियां जो है। तो निकट, इंद्रियों के निकट, आंख के सामने, आपके इंद्रियों के सामने जो घटित हुआ उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और ये ज्ञान के और ये प्रमाण के सबसे शक्तिशाली स्रोत होता है। लिख लीजिए इस बात को कि दैट विच इज, देखिए, विच इज बिफोर वंस आई, जो आपके आंख के सामने हो, जो आपकी इंद्रियों के निकट हो, अपने आप में एक सबसे शक्तिशाली प्रमाण है। ये ज्ञान के सबसे शक्तिशाली साधन है। ये इससे बड़ा और कोई साधन हो ही नहीं सकता है। प्रत्यक्ष का मतलब जो आपके समक्ष घटित हुआ है। और इसीलिए कोर्ट में आई विटनेस का बड़ा महत्व होता है। देखें, आप सुने हैं, या किसी क्राइम में आई विटनेस का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के आंख के सामने ये घटित हुआ है उसी का ज्यादा महत्व है। और अब आपको पता चल गया कि कुछ क्राइम में जो विक्टिम का स्टेटमेंट होता है वो क्यों ज्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा घट आंख के सामने किसके होगा? विक्टिम के होगा। अच्छा, किसी को गोली लगी तो सबसे पहले तो वही व्यक्ति ने देखा कि मुझे गोली लगी, बोलिए, इसलिए उसके चश्मदीद गवाह, इसलिए पहला गवाह वही है कि उसी ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। तो अब जो है हीनियस क्राइम जो मूवीज में उसकी जान को सबसे ज्यादा खतरा भी होता है। मूवी में तो एक हीरो 25 को गुंडा को मार देता है अकेले। अब मूवी की क्या बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं मूवी नहीं देखता हूँ आज तक। मूवी बहुत कम, एगो देखा हूँ, मैं एगो नहीं 2-3 को देखा हूँ। देवदास को 50-60 बार देखा। तो मूवी वाली बात छुटाइए। मतलब आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति है, हीरो है, और 25-30 गुंडे को मार दिया। अरे 2 गो गुंडा चल जाएगा ना तो उनका हालत खराब हो जाएगा रियल लाइफ में। 25 को तो छोड़िए ना, तो मूवी की बात क्या ही कर रहे हैं। ज्ञान के सबसे शक्तिशाली स्रोत, मैं क्या बता रहा था, मैं बहुत बढ़िया बात बताने वाला था, डिरेल हो गया। सर आप चश्मदीद गवाह के बारे में बता रहे थे। हाँ, जो हीनियस क्राइम होता है उसमें विक्टिम का स्टेटमेंट इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए उसको जो है कि वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष वही व्यक्ति प्रत्यक्ष बता सकता है और उसमें खंडन करने की जिम्मेदारी
बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो सामने वाले को दे दिया गया है। ऐसे क्राइम हमने, वो कह रहा है कि आपने मर्डर किया है, हम आंख से देखे हैं, अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस बात का खंडन कर दीजिए। समझ रहे हैं? तो हमारा जो लीगल सिस्टम में और जो विटनेस का कंसेप्ट बनाया गया है वो भी जो है भारतीय ज्ञान परंपरा को ध्यान में रख करके और प्रत्यक्ष को ध्यान में रख करके कि किस विटनेस को ज्यादा शक्तिशाली माना जाए, तो परसेप्शन को ज्यादा शक्तिशाली मानी जाए, प्रमाण को ज्यादा शक्तिशाली माना जाए। और इसीलिए बात बात में लोग कह देते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सबसे बड़ा तो प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष है। एक पुलिस ऑफिसर आए थे लेक्चर देने हम लोगों के क्लास में, तो बोले एक घटना की बात बताए कि जज के सामने किसी व्यक्ति को गोली मारा गया, तो केस हुआ, हम लोग गए और आदमी गिरफ्तार हो गया जो मारा था। लेकिन अब भाई जज साहब के सामने ही गोली लगी है, तो कहा गया, हम लोगों ने कहा कि आप ही गवाही दीजिए, आपके आंख के सामने हुआ है, तो आप ही हमारे पुलिस की तरफ से, स्टेट की तरफ से गवाही दीजिए। तो जज साहब कहे कि जिस समय गोली चली उस समय मैं वॉशरूम चला गया था उठकर। ये पुलिस वाले बेचारे अपना दर्द सुना रहे थे कि कैसे कैसे हम लोग डील करते हैं प्रूफ कराने में कि ये किसी व्यक्ति को सजा हो जो स्टेट की तरफ से होता है। तो खैर ये बात आ गई, याद आ गई, बस कहानी इससे कोई मतलब नहीं है, बट ये है कि उन्होंने प्रत्यक्ष को ध्यान, ये अपना बचने का उपाय जज साहब ने बोल दिया। चलिए दूसरा देखिए, ये तो हो गया, ये हो गया प्रत्यक्ष जो है अपने आप में बड़ा प्रमाण है। दूसरा है क्या? अनुमाना, अनुमान। दूसरा जो ज्ञान के साधन है वो है अनुमान। अनुमान को क्या कहते हैं? इन्फरेंस। ये भी ज्ञान के साधन, ठीक है, लेकिन यह ज्ञान किसी दूसरे ज्ञान पर आधारित होता है। द नॉलेज, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज थ्रू अनुमाना, थ्रू इन्फरेंसेस, इज बेस्ड ऑन अनदर नॉलेज। किसी दूसरे ज्ञान के आधार पर, किसी एक ज्ञान के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पर किसी दूसरे ज्ञान का अनुमान करते हैं। और ये भी है कि आप उससे सही अनुमान पर पहुंच जाते हैं, तो वो भी तो एक प्रमाण हुआ। बोलिए, जैसे धुआं देखकर, धुआं जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं? धुआं। धुआं देखकर आग का पता लगाना। कहीं से धुआं उठ रहा है, पर्वत पर धुआं है, ये क्या अनुमान लगाया जा सकता है? कि पर्वत पर आग है। बोलिए तो, अगर आसमान में बादल है तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है? अनुमान लगाया जा सकता है कि नहीं कि आज बारिश होगी? जी सर, बारिश होगी। बिल्कुल अनुमान। तो आपने आज बारिश होगी इस बात का ज्ञान कहां से हुआ? क्योंकि ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस है ना कि बादल होते हैं तो बारिश होती है, धुआं होता है तो आग होता है, ये एक्सपीरियंस है। यानी कि एक नॉलेज है पहले से, उस नॉलेज को ध्यान में रख करके हम दूसरे नॉलेज जो है हम गेन कर रहे हैं। तो ऐसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पर किसी दूसरे नॉलेज पर पहुंचना अनुमान कहा जाता है। क्या मैं समझा पाया? जी सर। बोलिए। अब एक बात बताइए, ये गलत भी हो सकता है। मैं कहा ना कि सबसे शक्तिशाली वो प्रमाण है, प्रत्यक्ष वाला है। ये गलत भी हो सकता है, ये वाला ज्ञान आपका। हेतुआभास आगे हम लोग पढ़ेंगे, हेतु का आभास भी हो सकता है, यानी हेतु है कि नहीं है उसका आभास गलत भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, सर्प देख करके, रस्सी देखकर सर्प का भी अनुमान लगा सकते हैं? नहीं, ये तो गलत है, दूसरी बात कर। ये जो ज्ञान है, ये जो किसी और पर जो, ये कमजोर ज्ञान होता है। किससे? प्रत्यक्ष से।
मतलब जो अनुमान हम लगाए वो अनुमान गलत भी तो हो सकता है, अनुमान गलत भी हो सकता है, इसीलिए इसको प्रत्यक्ष के बाद रखा गया है। जस्ट एग्जाम्पल सुनिए, मर्डर हुआ है, कोई अपराध हुआ, 10 लोग भाग रहे हैं अपराध करके, 11वां व्यक्ति था जो उधर से आ रहा था और मान लीजिए उसके हाथ में उसका लाइसेंसी पिस्टल था। जो व्यक्ति उधर से 11वां आ रहा था उसको कुछ मालूम नहीं था कि मर्डर हुआ है, चाहे कोई क्राइम हुआ है। इधर से वो लोग भाग रहे थे 10, वो देखा, सोचा कि अरे लोग भाग क्यों रहे हैं, कुछ घटना हुई है, वो भी भागने लगा। उसके हाथ में उसकी लाइसेंस से पिस्टल थी। पुलिस पकड़ेगी तो पुलिस तो अनुमान लगा लेगी ना कि ये यही व्यक्ति शामिल था, मारा था, अनुमान तो लगा लेगी। बोलिए, तो यह अनुमान कोई एकदम जिसको कहते हैं ना 100% ज्ञान को नहीं देता है, लेकिन हाँ ज्ञान के साधन हैं। इस बात की बहुत कम संभावना होगी कि वो नहीं हुआ। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ये फेल होता है। तो अनुमान से भी हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। क्या मैं समझा पाया? बोलिए। तो इस अनुमान के लिए क्या जरूरी है? साइन जरूरी है। लिख लीजिए, एक साइन जरूरी है। कोई एक पहले से नॉलेज जरूरी है। पूर्व ज्ञान सर। पूर्व ज्ञान, हाँ ठीक है, पूर्व ज्ञान जरूरी है। वहीं साइन अवेलेबल होना चाहिए, जैसे धुआं साइन हो गया, पिस्टल साइन हो गया, ये सब चीजें हो गई। तीसरा है उपमा। ये मैं समझा पाया या किसी को कोई दुविधा है, डाउट, संदेह हो तो बताएं, आगे बढ़ूं? बढ़ सकता हूं? आप तो बोलते नहीं है, मुझे कष्ट होता है। जी सर, जी सर। जी सर। कभी कभी बोलिए भी। लोग लाइव कैसे बनाए, मतलब थोड़ा बोलिए भी। बहुत सारे मैसेज आए। हाँ, थोड़ा मोड़ा बोलिए भी आप लोग। तीसरा है, ये हो गया उपमा। अच्छा, उपमा कोई खाने वाला क्या चीज का भी नाम है ना उपमा? हाँ जी सर, साउथ इंडियन डिश है। उपमा कहते हैं उसे? हाँ जी, सूजी का बनता है। सूजी का बनता है, उपमा कहते हैं। अच्छा ठीक है, साउथ इंडिया में बनता है, नॉर्थ इंडिया में नहीं। सर हम भी अपने बनाते यहाँ हैं, भी मतलब वो पड़ता है। हम भी बनाते हैं, लेकिन वो वहाँ की ही डिश है। वो वहाँ की डिश है, ठीक है। जैसे वहाँ का टिपिकल है, जैसे बिहार का लिट्टी चोखा है, यूपी का लिट्टी चोखा, बाटी चोखा है, वैसे उपमा उधर का। देखिए सर, ये तीसरा नंबर तो उपमान है ना? उपमा या उपमान दोनों कहते हैं। अच्छा ठीक। उपमान, इसको कहते हैं कंपैरिजन या सिमिलैरिटी। कंपैरिजन ये भी ज्ञान के साधन होता है, ये भी प्रमा के ये भी साधन है। अब देखिए, किसी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि गाय कैसी होती है, तो उसको बताइए कि किसी को नहीं पता है कि नील गाय कैसी होती है, तो उसको कहिए कि नील गाय जो है वो भी गाय जैसी होती है। तो जैसी, लाइक, जैसा, जैसी, लाइक, सिमिलर टू, ठीक है। अगर इस तरह के स्टेटमेंट में अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो समझिए कि वह जो है आपसे उपमान के बारे में बात कर रहा है, उपमा के बारे में बात कर रहा है, कंपैरिजन के बारे में बात कर रहा है। अब बार बार एक सवाल पूछता है कि जैसे
सेना की टुकड़ी को छिन्न भिन्न कर देने से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, वैसे ही ठीक उसी जैसा ऐसा सब रहता है, ये कर देने से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। मतलब किसी एक का दूसरे पर कंपैरिजन देता है, उस ठीक वैसे ही, ठीक है। तो इन सारी ज्ञान को, इन सारे प्रमाण को उपमा कंपैरिजन करते हैं। अब आप क्राइम में सीन रिक्रिएशन का कंसेप्ट समझते हैं? सीन रिक्रिएशन, हाँ जी सर, सीबीआई करती है। सीबीआई जो है, एनआईए वगैरह सीन रिक्रिएट करती है। अब आपको समझ में आ गया कि पहले मुझे लगता था कि ये आखिर करती क्यों है। घटना तो हो गया, वेल नोन है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, फिर भी उस सीन को क्यों रिकॉर्ड किया जाता है? सर इमेजिनेशन द्वारा करती है वो, वहां से पूर्व कुछ अनुमान लगाते इनपुट मिलता है, प्रमाण के जी। कुछ साधन मिलते हैं, समझ रहे हैं? घटना एक बार वीडियो में आ गई है सामने, लेकिन फिर भी उसका रिक्रिएशन किया जाता है, क्योंकि कंपैरिजन से कुछ नॉलेज होता है, साधन होता है कुछ। बताइए, होता है कि नहीं? अच्छा, एक बात और मजेदार बात, हम लोग बचपन में खूब गिल्ली डंडा खेलते थे, गुल्ली डंडा। आप लोग भी खेले हैं गुल्ली डंडा? कौन कौन खेला है? हैं। सर सुना है मैंने। सबने सुना है, खेला कम लोग होगा, सुना ज्यादा लोग। खेला भी होगा, जो गांव से जुड़ते हैं वो तो गांव वाले तो खूब खेले होंगे। तो हमारे खेले हैं बिल्कुल। वीरेंद्र जी आप भी खेले होंगे गुल्ली डंडा? हाँ, गुल्ली डंडा एक कहानी भी है प्रेमचंद की। प्रेमचंद की कहानी है गुल्ली हाँ, डंडा। गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा कहानी में का भाव जो है वो ये है कि कोई व्यक्ति जानबूझ के हारता है साहब से, लेकिन जानबूझ के कोई हारता है तो खेल में मजा नहीं आता। तो एक मनोभाव दिखाया गया है कि एक व्यक्ति अपने आप को कैसे नीचे समझ रहा है और किसी और को ऊपर, और इस डिस्क्रिमिनेशन में वास्तविकता का मजा खत्म हो जा रहा है। यह एक समाज पर प्रहार भी है कि हमारे समाज की स्थिति ऐसी बनती जा रही। खैर, बात वो नहीं है। गुल्ली डंडा में हम लोग का तो राष्ट्रीय खेल था ये। गांव में और कुछ साधन नहीं, या तो अंटी खेलो, गोली कंचा जिसको कहते हैं, या गुल्ली डंडा खेलो। ये दो खेल के अलावा कोई और तीसरा खेल, बाद में चल के क्रिकेट वगैरह था, तो वो कहाँ क्रिकेट, जिसका बैट वहीं बैटिंग करे, जिसका बॉल वहीं बॉलिंग करे। दूसरा क्रिकेट में तो यही होता था हमारे गाँव में, ठीक है ना, जो मन करेगा तब बैट वाला जो है वो बैटिंग छोड़ेगा। तो हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे। तो जब गुल्ली डंडा में गुल्ली भुला जाती थी, जाके झाड़ी ओड़ी में फंस जाती थी, कहीं खेत में चली जाती थी, तो अब मिलती नहीं थी। तो ठीक उसी दिशा में हम लोग कुछ एक और गुल्ली फेंकते थे, एक और ईटा फेंकते थे, ढेला फेंकते थे, छोटा सा पत्थर फेंकते थे। ठीक गुल्ली जैसे गई है ना, उसी लहजे में फेंकते थे। और यकीन मानिए 100 में से 95% एक्यूरेसी होती थी कि गुल्ली मिल जाती थी। उसी के आसपास न गिरी होगी जहां हमारा पत्थर गिरा, जहां हमारी दूसरी गुल्ली गिरी, और दूसरी गुल्ली हम लोग कॉन्शियस होकर फेंके हैं। वो जिस तरीके से उछल के कहीं जाएगी, आसपास में वहीं भी वो पहले वाली गिल्ली होगी, और ये मिल जाता था। सोचिए कंपैरिजन का कितना महत्व हो। क्या मैं ही ऐसा केवल अवलोकन किया हूं कि आप लोग भी किए हैं? बताइए अमरजीत। सही है सर। अच्छा, किए हैं? हाँ हाँ, किए हैं। तो ये कंपैरिजन करते थे हम लोग, और कंपैरिजन से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। कंपैरिजन से, उपमान से। अब इसमें कहिए कैसे पूछेगा, तो कहेगा कि नीलगाय गाय के समान होती है। इस वाक्य में किस तरह का ज्ञान छुपा हुआ है, किस तरह का प्रमाण है? इस वाक्य में किस तरह का प्रमाण है? तो कहिएगा कंपैरिजन प्रमाण है, उपमा प्रमाण है, या उपमान प्रमाण है। ऐसे ही पूछेगा, घबराइए मत, इतना ही आसान पूछेगा। आप समझिए। चौथी बात समझिए। चौथी बात क्या थी? चौथी बात क्या थी? सर शब्द।
शब्द था। हाँ चलिए शब्द। शब्द वर्बल यस टेस्टिमोनी। सर शब्द शब्द हाँ शब्द, शब्द नहीं होता है, शब्द होता है, वर्बल टेस्टिमोनी। एक कहावत, एक हम दोहा कहते हैं तुलसीदास जी का लिखा हुआ, रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कैकई जब रूठ गई तो दशरथ को मनाने नहीं आया, कैकई को रूठने जरूर आया। वो इतने प्यार में पागल थे कैकई के, जो समझे ही नहीं। तो देखे ही हैं आप, कैकई बोली कि पहले वचन दीजिए कि आप अपना वचन पूरा करेंगे। तो राजा दशरथ क्या बोलते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। और इसी में फंस गए, फंस के कट गए। इसे आज के डेट में कटाना कहते हैं, ठीक है ना, कटाना आज के डेट में कहते हैं, वैसे ही कटा गए। तो पता है इसका कारण मतलब ये है कि शब्दों की वैल्यू होती है। भले आज आप हम लोगों की वैल्यू शाम को किसी और को दिए, सुबह में किसी और को दे दिए, कल किसी और को दे दिए, तुम नहीं तो वो सही, वो नहीं कोई और सही, है कोई और नहीं तो कोई और सही, ऐसी स्थितियां बन गई है। लेकिन ये स्थिति पहले नहीं थी। शब्द का भी एक प्रमाण माना जाता था कि बात कोई दे दिया, किसी ने अपना शब्द दे दिया, वो भी एक प्रमाण है। इन्होंने अपना शब्द दे दिया, वचन दे दिया, वचन दो कि जीवन भर साथ निभाओगे, वचन दो कि जीवन भर साथ निभाओगी, 2 दिन में वचन खत्म। ये अब होता है, पहले नहीं होता। इसीलिए हमारे शादी विवाह में देखिए ना, वचन मांगा जाता है, 7 वचन या कई वचन। कितने वचन प्रियंका? 7 वचन सर। 7 वचन। वचन। वीरेंद्र जी कितने वचन दिए थे? 5-6 वचन दे दिए होंगे सर। शादी में पूछ रहा हूँ, आप अपनी शादी में कितने वचन दिए थे? ये वचन का कंसेप्ट है कि शब्द दे दिया गया अग्नि के समक्ष, इसका मतलब कि वह एक अपने आप में सबसे बड़े प्रमाण का साधन है। ठीक है, फिर उसके बाद किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो शब्द का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया और वो भी प्रमाण मान लिया गया। सर इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, मतलब इससे रिलेटेड? यह बात सत्य है क्योंकि इन्होंने कहा है। देखो शिवांगी, इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को नहीं कनेक्ट कर पा रही। इसका मतलब कि आप सेट सॉल्व नहीं करती हैं। सेट सॉल्व करती हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में? जी सर, लेकिन सर अब इतना डिटेल में, मतलब मैं तुक्का ही, मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे नहीं पता था, मैं तुक्का ही लगाती थी। तो अब ये मैं डीपली पढ़ रही हूँ तो इसलिए। तो अच्छा, आज तक तुक्का लगा रही थी, तो अब आगे काहे सोच रही कि तुक्का लगाएंगे? आप ये सब अप्लाई करिएगा, ये सारी चीजें अब अप्लाई करिएगा। पहले जैसा करते थे अभी भी वैसा ही करेंगे। सुनिए ना, अब तो मैं प्रमाण का मतलब मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शब्द भी एक प्रमाण होता है, शब्द भी प्रमाण होता है। वचन, कसम, सुनो ना, कसम सुनते हैं, कसम, ठीक है, लौट आओ, रोज सुनाता हूँ, लौट आओ आज तक जो किया उस किए की कसम, जो भी किया हूं अच्छे दिनों की कसम, लौट आओ उसी हाशिए की कसम। ये सब कसम क्या है? वचन ही है। किसी ने वादा किया था, वादा बहुत लोग निभाते भी हैं। मेरे दादाजी ये कह के गए हैं इसलिए हम निभा रहे हैं। अच्छा, बड़ा गांव में बड़ा महत्व है इसका। मेरे दादाजी कहे हैं कि उसके यहाँ पानी नहीं पीना है, लोग नहीं पीते हैं। मेरे दादाजी कहे हैं कि जब उसके दरवाजे से नहीं गुजरना है, वो भी वचन पालन करते हैं। तो शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है, वो जो, हाँ सबसे बड़ा बात, युधिष्ठिर के इतने शब्द प्रमाण के तौर पे प्रयोग किए जाते थे कि वो झूठ बोल ही नहीं सकते। तो युधिष्ठिर ने वो बोल दिया, नरो वा कुंजरवा, सुने हैं ना, झूठ एक बार बोल दिया
और ये जान करके द्रोण निहत्थे हो गए, अश्वत्थामा मारा गया। ठीक है, तो ये युधिष्ठिर के वचन थे, शब्द थे, जिस पर कि द्रोणाचार्य ने विश्वास कर लिया और वहीं घात हो गया। तो क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि युधिष्ठिर के वचन जो है, वर्बल टेस्टिमोनी जो है, वह एक प्रमाण के तौर पे, वह एक सत्य के तौर पे माना जाता है। पता ही समझ में? दिनकर जी एक लाइन लिखे हैं कहीं, बड़े धर्मिष्ठ, बड़े भावुक, बड़े भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। सुने हैं? ये कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत को कौन सा नूतन पथ पढ़ा रहे हैं? यही सब देखकर संसार क्या आगे बढ़ेगा? ये सब आप लोग पढ़ते नहीं हैं तो आप लोग कैसे पता चलेगा? रश्मि रथी में बोला है। हाँ, सर रश्मि एक रथी में बोला। कहानी है ना, उसने कहा था। हाँ हाँ, उसने कहा था, हाँ ये भी है। ठीक है, वो लिखे हैं कि मगर पत्थर हुआ मानो हृदय है, फकत वह खोजता अपनी विजय है, नहीं ऊपर यदि पाएगा वह पतन के गर्त में जाएगा वह, बड़े सबको लिए पांडव पतन में गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में, बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले, नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो, गलेंगे बर्फ में मन भी नयन भी, अंगूठा ही नहीं समूचे तन भी। ये उस लाइन को पंक्ति थी, मैं यहाँ लगाया हूँ इसलिए देख कर पढ़ती है। चलिए खैर, तो शब्द भी क्या होते हैं? प्रमाण के साधन होते हैं। शब्द जो वचन दे दिया गया। अब कहिए कि सर ये पहले होता था अब नहीं होता है, मैं मानता हूँ पहले होता था अब नहीं होता है, परंतु ऐसा नहीं है, आज भी ये साधन है और इसीलिए कसम खिलवाया जाता है कि इस कसम को खा करके, इसका कसम खा के शब्द। चलिए अगला क्या है? पांचवा। अभी बिजनेस वगैरह तो जुबान पर ही चल रहे हैं। हाँ, जुबान पर ही चल रहे हैं, क्रेडिट पर ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस कराया, सारे ऐसे ही क्रेडिट पर, किसी का कोई कुछ नहीं दिया गया। मैं जा करके सामान उठा के लाख 2-2 लाख का ले आता था, रख देता। अब उसका क्लियरेंस हो रहा है, 20-15 दिन बाद हो रहा है सामान। तो ये क्या था? शब्द पर, वचन पर था, हाँ दे देंगे। ये क्या है? प्रमाण है कि नहीं? आपका शब्द प्रमाण है कि नहीं? बताइए तो, बोलिए रश्मि। शब्द प्रमाण है ना? बोलो, बोल नहीं रही हो रश्मि। अगला अर्थपति, अर्थपति, इम्प्लीकेचर, इम्प्लीकेचर यानी कि नॉलेज इज गेन्ड थ्रू सर्कमस्टांसेज। आसपास की चीजों से हम अर्थ की उत्पत्ति करते हैं। जैसे नोन फैक्ट से अननोन फैक्ट की तरह जाना, नोन फैक्ट से अननोन फैक्ट की तरफ। अभी मैं समझा रहा हूं, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि अभी भागने लगे। नोन फैक्ट से अननोन फैक्ट की तरफ जाना अर्थपत्ति कहा जाता है। जैसे अगर मैं ये कहूं, बहुत फेमस एग्जांपल है, एक किताब में भी है, देवदत्त मोटा है, देवदत्त मोटा है, वह दिन में नहीं खाता है। अब इस वाक्य से एक अर्थ की अपने आप उत्पत्ति हो गई कि देवदत्त रात में खाता है। बताओ तो हो गई कि नहीं? बोला किरण? किरण, ये किरण चौहान। यस सर, यस सर। बुझाइल हम जो कहते नहीं। हाँ जी सर। हाँ, देवदत्त मोटा है और वह दिन में नहीं खाता है, तो इसका मतलब है कि देवदत्त दिन के बाद खाता है, रात में खाता है, शाम को खाता है, 3 बजे उठ के खाता है, आराम से ग्लूकोज पीता है, क्या करता है, मोटा है। क्यों मोटा है भाई? कुछ भी तो लेता है ना। ऐसा तो नहीं है कि देवदत्त जो है मोटा है और दिन में नहीं खाता है तो हवा पी कर रहता है, ऐसा तो नहीं है। क्या अर्थ की, किस अर्थ की उत्पत्ति होती है?
कि देवदत्त दिन में नहीं खाता है तो रात में खाता है। तो ये जो देवदत्त रात में खाता है, इस नॉलेज की प्राप्ति कहाँ से हुई आपको? किसी और फैक्ट से हुई, सर्कमस्टांसेस से हुई? बोलिए ना। सर किसी नई बात का पता चलना, पुरानी बात से नई बात का नई पता। बात का अर्थ पता चलना। सुनो, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है अर्थोत्पत्ति, अर्थ की उत्पत्ति हुई है। बधाई हो, उत्पत्ति हुई है किसकी? अर्थ की। मीनिंग किससे? पुराने फैक्ट से। पता है कि नहीं? बोलिए। अच्छा एक और बता रहा। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी शादी हुई थी, पहली शादी जो मेरी हुई थी, मेरा एक बेटा है और मुझे नहीं पता है कि वो बेटा कहाँ है। हो गई बात खत्म। इस बात से अर्थ की उत्पत्ति हो गई कि नहीं, कि उस व्यक्ति की दूसरी शादी भी हुई है, डिवोर्स भी हो गया, डिवोर्सी है। इस बात की पता लग गया कि नहीं? बस इतना ही कहा था उसने, मेरी पहली शादी हुई थी, एक बेटा है, मुझे नहीं मालूम कि अभी वो कहाँ है। इस बात से किसी और अर्थ की उत्पत्ति हुई कि नहीं? बोलो। यस सर। विदुषी, माइक वीडियो ऑफ करके मजा ले रही हैं सुन के, सो के। वीडियो ऑफ मत करिए, मेरा एड़ी से कपार तक जल जाता है। चलिए, तो अर्थ की उत्पत्ति हुई मतलब किसी और फैक्ट से। देखिए, नोन फैक्ट से, ये नोन था, उसने बता दिया, एक अननोन फैक्ट की उत्पत्ति हो गई, अर्थ की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, बोलिए। अब चलिए एक और एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। एक बार 2014 की बात है, जो लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के होंगे वो समझते हैं, शायद पढ़े होंगे। ये सब बच्चियां, रश्मि तो अब आई, 2014 में थी यहाँ पर तुम? नहीं, मैं एडमिशन ही लिया था उस समय। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ यहाँ, लाइब्रेरी को 24 घंटे खुलवाने के लिए। उस आंदोलन में हमारे 9-10 साथी गिरफ्तार हुए, मतलब वो सस्पेंड हो गए, और उनका सस्पेंशन वापस हुआ सुप्रीम कोर्ट से। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी वो हार क्या गए, मतलब डिले हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट से जा करके सस्पेंशन वापस लाना पड़ा। बड़ी बदनामी भी हुई यूनिवर्सिटी को बहुत चीज़। तो हम लोग पोस्टर, पता है क्या बनाए थे? पोस्टर बनाए थे कि लाइब्रेरी को पुनः 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए। यही लाइन था। अमरजीत, आप उस आंदोलन को जानते हैं? लाइब्रेरी आंदोलन जिसको कहते हैं। सुने हैं सर, सुने। हाँ, उसमें एकदम हम लोग मुख्य भूमिका निभाए। तो हम लोगों ने ये बनाया ही था, पोस्टर ही लगवाया था कि लाइब्रेरी को पुनः 24 घंटा के लिए खोल दिया जाए। और जो आता था ना अधिकारी बाहर से, वो ये पढ़, कैचिंग लाइन था, पुनः खोल दिया जाए। इसका मतलब कि पहले भी खुला करता था। जी। देखिए, तो इस एक बात से किसी और अर्थ की उत्पत्ति हो गई कि नहीं? इसी को कहते हैं अर्थपति, इम्प्लीकेचर। तो ऐसा हुआ था 2014 के पहले लाइब्रेरी 24/7 खुलती थी, लेकिन एक आया तानाशाह वाइस चांसलर टाइप के, और वो जो है वो बंद कर दिया। और इसलिए बंद कर दिया, कहा कि रात में लड़के पढ़ते कहाँ हैं, निशाचर होते हैं, जो निशा में घूमता है वो निशाचर होता है, मशीनें जल जाएंगी, बेकार के लॉजिक लगा करके बंद कर दिया। अब भाई सोचिए कि जिन लड़कों को 24 घंटा पढ़ने की, रात में पढ़ने की आदत है, एसी में बैठ के पढ़ने की आदत है, वो तो पगला गए। नेताओं को मिल गया मौका, और उस समय हम लोग नए आए थे, नया जोश, नया उत्साह, बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। तो कैचिंग लाइन बनाए हम लोग कि लाइब्रेरी को पुनः खोल दिया जाए।
तो ये पुनः खोल दिया जाए अपने आप में एक दूसरे अर्थ की उत्पत्ति करता है कि लाइब्रेरी पहले जो है 24 घंटे के लिए खोला जाता था, इसी को कहते हैं अर्थपति। और मैं बहुत अच्छे से समझा पाया। आगे बढ़े, अगला क्या है जरा बता दीजिए। अगला एक क्या है? अनुपलब्ध। अनुपलब्धि, बहुत बढ़िया। अनुपलब्धि, देखिए इसमें अनु जी का नाम भी आ रहा है, ठीक है। अनुपलब्धि, अनुपलब्ध, सुनिए। नॉन अपीयरेंस, नॉन अपीयरेंस क्या होता है? नॉन अपीयरेंस होता है कि हम कोई चीज नहीं है, ये भी तो अपने आप में एक प्रमाण है। अमरजीत सुनिए ध्यान से इधर। एक बात बताइए, किसी रात कहीं पर किसी के घर चोरी हुआ, नहीं ऐसा है, मेरे कमरे में चोरी हुआ और मेरे कमरे में, नहीं मजा नहीं आ रहा है, ऐसा है सुनिए कि मर्डर हुआ शहर में। आपका पड़ोसी उस दिन उस शहर में था ही नहीं, तो ये अनुपलब्ध था। तो इस बात की ये तो अपने आप में प्रमाण हुआ कि उसने नहीं मारा है, हुआ कि नहीं बताइए तो उपलब्धि जो है वो तो प्रमाण है ही, अनुपलब्धि भी एक तरह का प्रमाण होता है। जब आप उपलब्ध नहीं रहते हैं तो वो भी तो एक प्रमाण होता है, बोलिए ना। जी अनुपलब्धि भी तो अपने आप में एक प्रमाण है। हम नहीं थे तो अब मेरा प्रमाण है कि हम नहीं किए। अब एक बात बताइए, अनु जी के पर्स से अगर 500 का नोट गायब हुआ तो मेरे को क्लेम करेगी क्या कि धनंजय ने ले लिया होगा? धनंजय बनारस में रहता है, अनु जी पंजाब में रहती हैं, तो हम कैसे लेंगे? हम तो अनुपलब्ध है पंजाब से। तो इस बात का अगर अनु जी मुझ पर क्लेम करेंगी तो मैं अपने आप अनुपलब्धि का प्रमाण दे दूंगा कि देखा भाई हम तो यहाँ बनारस में थे। बोलिए, तो एक प्रमाण हुआ कि नहीं? ज्ञान हुआ कि नहीं? प्रमाण का साधन हुआ कि नहीं? अनुपलब्धि अपने आप में प्रमाण है और स्ट्रॉन्ग प्रमाण। बिल्कुल सर, पिछले क्लास के बारे में हम लोग पूछते हैं तो डायरेक्ट स्टूडेंट बोलते हैं सर कल मैं तो आया ही नहीं था। आया ही नहीं था, हाँ हम क्या बताएं, आया ही नहीं था। ऐसा लगता है कि उसके घर कार्ड ही नहीं पहुंचा था। ठीक है, उसके घर कार्ड नहीं गया था इसलिए वो आया ही नहीं। खैर, अनुपलब्ध जो है अपने आप में एक प्रमाण है। और ये एलिबाई एक शब्द होता है, लिखिए अनुपलब्धि में एलिबाई, वाई या आई होता है कुछ ऐसे, देख लीजिए। एलिबाई मतलब होता है अनुपलब्धि का प्रमाण। अनुपलब्धि का प्रमाण मतलब हम यहाँ थे ही नहीं। एक बार की बात अब बता रहे हैं, घटना बता रहे हैं, बहुत ही मैं बुरी तरह से क्या मैं इन्वॉल्व था। मेरे रिलेटिव में, मतलब मेरे जीजा जी उड़ीसा में रहते हैं और उन पर किसी ने क्लेम कर दिया कि बैंक से ये कुछ फर्जीवाड़ा किए और पिछले 5 सालों से वो उस शहर में आए ही नहीं थे। 5 साल से उधर ही थे पूरे सब परिवार। तो एक बात बताइए कि जो व्यक्ति 5 साल से किसी और शहर में रह रहा है वो व्यक्ति कैसे आके अपना अकाउंट खुलवा सकता है? और मतलब ऐसा हुआ था और चेक के माध्यम से पैसा भी निकल गया था और बाद में केस हुआ तो केस जिसके नाम से खुलेगा अकाउंट उसी पर होगा। बहुत मुश्किल हुआ था, बहुत ही ये हुआ था। तो अनुपलब्धि का एलिबाई का ले जा करके मैं ही डील कर रहा था, तो एलिबाई ले जा करके दिया कि देखिए जिस दिन ये अकाउंट खुला है और जिस दिन पैसे की निकासी हुई है, ये व्यक्ति अपने ऑफिस में
वो ऑफिस में थे, उनका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, उनकी जो है वहां पर अंगूठे का वो जो साइन ये होता है, ब्लूप्रिंट जो अटेंडेंस होता है वो है, थंब इम्प्रेशन है। वो उस मतलब उसके 2 साल पिछले 5 साल से वो कभी इस शहर में आए ही नहीं है। तो एक बात बताइए कि फिर ये कैसे कर सकते हैं? तो एलिवाई दिए तब जा करके एंटीसिपेटरी बेल हुआ। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि आपको बिना गिरफ्तार कर किए ही बेल दे दिया जाता है, उसको एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। तो मतलब उस समय मैं ये सीखा कि एलिबाई क्या होता है और एलिबाई का कितना महत्व होता है। तो जब जज के पास ये गया, मतलब एलिबाई गया, तो वो समझ गए कि ये कोई इनके नाम पे किसी ने और ने फर्जी किया है। तो ये होता है। तो एलिबाई बहुत बड़ा प्रमाण होता है। जैसे आपको कोई फंसा दिया तो आप अपने क्लास का अटेंडेंस दे दीजिए ले जाकर। अरे भाई, क्लास में अटेंडेंस तो तभी लगेगा ना जब आप उपलब्ध होंगे। थंब वाला दे दीजिए ले जाकर के कि देखिए हम थे इसलिए हमारा ये। या फिर कहीं पर एटीएम आप यूज किए हैं, एटीएम यूज किए हैं, वहां वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वहां वीडियो ये हो जाती है, वो दे दीजिए। अब जैसे हम लोगों को अगर गांव में कोई फंसा दे कि गांव में ये है वो हुआ, तो हमें बचना बिल्कुल मतलब 1 मिनट का खेल है। हमारी रोज सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती है, हमारा रोज अटेंडेंस लगता है, हमारा कम से कम 20 जगह पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है यूनिवर्सिटी में, ले जाके यहाँ से दे देंगे। उस दिन का हो गया, बच गया, खत्म। एलिबाई दे दिए। क्या दे दिए? अनुपलब्धि का प्रमाण दे दिए। तो अपनी उपलब्धि अपने आप में एक प्रमाण है कि नहीं, है ना? तो ये 6 हमने बता दिया, 6 हो गया। यस हो गया नहीं? चलिए आंख बंद करके बताइए। पहले अब मैं बोल रहा हूं, आप पीछे से बोलिएगा। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है कंपैरिजन उपमा, चौथा है शब्द, पांचवा है अर्थपति और छठा है अनुपलब्धि। इंग्लिश वाले, पहला है परसेप्शन, दूसरा है इन्फरेंस। माइक कौन ऑन किया? माइक भाई बंद कर दीजिए, विवेक माइक बंद कर दीजिए। पहला है परसेप्शन, दूसरा है इन्फरेंस, तीसरा है कंपैरिजन, चौथा है वर्बल टेस्टिमोनी, पांचवा है इम्प्लीकेशन और छठा है नॉन अपीयरेंस। तो याद हुआ? ये 6 प्रमाण ज्ञान के साधन हैं, प्रमाण के साधन हैं। बोलिए। हो गया सर याद? यस सर। बोल दीजिए तो ये रोमन बताएं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्ध। एक छूट गया। नहीं, प्रत्यक्ष, उपमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुमान। 1 मिनट। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। आप बताएं और कौन बोलेगा? माइक ऑन करके कौन बोलना चाहता है? सर मैं बोलूं? अरे बोलिए, एकदम बोलिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, एक और रह गया अनुपलब्धि। उससे पहले एक और रह गया। अरे नहीं, अर्थपत्ति। अर्थपत्ति और अनुपलब्धि। नहीं, ऐसे नहीं। ये पूछता है, ध्यान रखिए, मैं क्यों याद कर रहा हूँ। ये एग्जाम में पूछता है प्रमाण के साधन और सबसे मजबूत साधन है क्रम। पूछता है। तो आज ठीक ठाक पढ़ाया? बहुत अच्छा सर। जी सर, याद हो गया। चलिए ठीक है, एग्जाम में पूछता है, इसको याद करिएगा लोग। इस पे क्वेश्चन भी देता है, आप लोग देखिएगा। सेट सॉल्व देखिए भाई। सर कल आप ये तो दूसरा वाला पढ़ाओगे ना, अप्रमेय वाला? नहीं, उससे ज्यादा नहीं है वो, नहीं। उसको इंडियन लॉजिक थोड़े हम पढ़ा रहे हैं, मतलब इंडियन लॉजिक का पूरा थोड़े पढ़ा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है। अप्रमेय ज्ञान थोड़ा मोड़ा बता देंगे। आगे हम लोग अब स्क्वायर अपोजिशन पढ़ेंगे। स्क्वायर अपोजिशन, ये अगर है तो वो क्या होगा, उसके साथ उसका संबंध क्या होगा। ठीक है? तो ठीक है, शुभ रात्रि, शुभकामना। खूब मेहनत करिए आप लोग। डेली 200 प्रश्नों का अभ्यास करिए, डेली 200 प्रश्नों का अभ्यास करिए, वही आपको सफलता दिलाएगा। खूब। अमरजीत, अभी का समय 300 क्वेश्चन हो जाए, लेकिन 300 से कम नहीं होना चाहिए। जी सर।
अरे एक दो ऐप डाउनलोड कर लो भाई, अन अकेडमी सब, ग्रेड अप चाहे ये सब जो आता है उसको मॉक टेस्ट देता है जी है, यूजीसी ने टेक्स्ट बुक वाला है सर, उस पे दे है रहे ना, उसी पे करो और जी। मोबाइल से फ्री ही ऑफ अपना कॉस्ट करते होता है। जाओ। हाँ हाँ free of हाँ, cost प्रीवियस होता है। ईयर वगैरह प्रीवियस ईयर के बहुत आता है, आप लोग करो, बहुत लाभ देगा, बहुत ही लाभ देगा, ध्यान रखना। अभी के डेट, अभी जिसका एग्जाम 4-5 दिन है, मतलब विटामिन की तरह फायदा करेगा एकदम। बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। थोड़ा डीआई वगैरह का भी अभ्यास कर लेना लोग, जिनका एग्जाम अभी हाल ही में है, हाल ही में जिनका है, डीआई का अभ्यास कर लीजिएगा। जिनका थोड़ा लेट है, मैं डीआई कुछ सॉल्व भी कराऊंगा। अमरजीत हाँ जी डीआई सर, बना हाँ जी। लीजिएगा। जी सर, कर रहे हैं। कर रहे हैं एकदम, आप कर रहे हैं, मुझे ये उम्मीद थी। ठीक है, शुभ रात्रि, चलिए।